दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। तो दोस्तों अध्ययन के क्रम में आज हम लेकर आए हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 50 प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती में। तो दोस्तों इसे आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन वीडियो का कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा आप अपने मार्क्स को अधिक से अधिक कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी इसे पूछा जा सकता है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसे देखें, उसके बाद ही जो भी निर्णय लें। तो आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है? आयतन पर, द्रव्यमान पर, आयतन पर, वेग पर या संवेग पर? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा द्रव्यमान पर। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? कोई वस्तु है, अगर ऊंचाई से गिराई जा रही है तो उसका क्या नियत रहेगा? तो उसका त्वरण जो है समान होता है। बाकी सब जो है अपरिवर्तित होता है, लेकिन त्वरण जो है समान होता है, क्योंकि त्वरण जो है समान होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विभव, गुरुत्व, स्प्रिंग या प्रत्यानयन बल? तो दोस्तों इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। चौथा क्वेश्चन है, जूट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? तो दोस्तों आपसे एक बात बता दें कि जूट के लिए सर्वाधिक मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर है, और वहाँ पर ये गंगा और नदी और हुगली, पद्मा, ये सब नदियाँ हैं, उसके जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है। और उसके तटीय इलाकों में जो है जूट की बहुत ही बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता और बड़े खेतों की प्रधानता? तो दोस्तों भारत की कृषि को मौसम की देन या जुआ भी कहा जाता है। उत्पादकता के निम्न स्तर, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, कम उत्पादन होता है। फसलों की विविधता, ये फसलों की विविधता भी नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बड़े खेतों की प्रधानता, ये है, फसलों की विविधता भी है, उत्पादकता में निम्न है और प्राकृतिक अधिक निर्भरता है, मतलब प्रकृति पर अधिक निर्भरता है। ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ये कुछ इलाकों में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ आपको कुछ बड़े जोत मिलेंगे, लेकिन ये जो बड़े जोत का आकार है वो सीमित जनसंख्या के पास है। ज़्यादातर किसान कैसे हैं? सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा भूमि है। और फसलों की विविधता की बात करें तो व्यक्ति के पास जब थोड़ा खेत होता है, यानी किसान के पास जब थोड़ा खेत होता है, तो उसी में अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ों को उगाता है, तो उससे जो है फसलों की विविधता बनी रहती है, लेकिन बड़े खेतों का आकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने जो है सर्वाधिक ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भूमि दान दिया था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पहला चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, ब्रह्मगुप्त? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, और इसी में पहली बार सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए? तो गुप्त वंश राजवंश जो है अपने साहित्यिक कार्यों के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, अथवर्ण, श्रमण, श्रेष्ठिन? तो इनको कहा जाता था श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण। ये जो श्रमण अध्यापक होते थे ये वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी होते थे। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू? तो जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? पहला मांडा, दूसरा
होददा, तीसरा हुलास, चौथा बालाकोट। तो आपसे बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल भारत में नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया था? ये बहुत किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें IMP लिख दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान कर लीजिए। तो हाथी का, गाय का, गैंडा का, बाघ का। तो आप दोस्तों बता दें, गाय का जो हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं और पक्की मिट्टी की ईंटें मिली हैं या कलाकृतियां मिली हैं, उनमें गाय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 2 बार हुआ है, बाकी सर्वाधिक बार सिंधु नदी का हुआ है, और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी मानी जाती है। वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? वाड़ीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच। तो दोस्तों बता दें कि वाड़ीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई, फ्रेंच पराजित हुए, और वहीं से जो है उनकी सर्वोच्च स्थिति की जो है सुनिश्चित हुई उनकी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? सिराजुद्दौला ने, अलीवर्दी खान ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने। तो आप बता दें कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का काम मीर कासिम ने किया। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? पहला औरंगजेब, दूसरा बहादुर शाह जफर, तीसरा शाह आलम फर्स्ट और चौथा था शाह आलम द्वितीय। तो बता दें जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस समय भारत का सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। और बंगाल के नवाब कौन थे? तो उसमें मीर कासिम थे, क्योंकि पहले मीर जाफर को बनाया जाता है, फिर मीर कासिम को, फिर मीर जाफर को। तो उसमें कौन थे? मीर कासिम। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1857 की क्रांति के बाद जो एक नया जो है चार्टर आया था, वो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, और इसे इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। और इसे किसने पढ़ के सुनाया था? तो इसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो दोस्तों आप बता दें कि इसकी होती अवश्रव्य होती है 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो श्रव्य तरंगे होती हैं जिसको हम सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है? गामा किरणों की। अल्फा किरणों की उससे बड़ी होती है, बीटा किरणों की उससे बड़ी होती है, एक्स किरणों की उससे बड़ी होती है, लेकिन सबसे कम किसकी होती है? गामा किरणों की। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो क्या होती हैं? ध्रुवीकरण नहीं होता, क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? शैवाल को, फंगस को, टेरिडोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को। तो आप बता दें जो उभयचर जो है होते हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मध्यकाय, श्वसन मूल, जिनधर या वर्णकी लवक। तो दोस्तों ये कहलाता है वर्णकी लवक। क्या कहलाता है? वर्णकी लवक। मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, कवक है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर डबल हो गया ऑप्शन। दोस्तों बता दें कि ये कवक है। क्या है? कवक है। विषाणु क्या है? कोशिकीय, अकोशिकीय, या एकोशीय या बहुकोशीय। तो जो विषाणु होते हैं वो अकोशीय होते हैं। क्या होते हैं? अकोशीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, छछूंदर है। तो दोस्तों बता दें कि इनमें से
आपका छछूंदर क्या है? ये स्तनपायी है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम में ऊंचा रखते हैं, वातावरण की तापक्रम से नीचे रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं। तो ये अपने तापमान को शरीर के एक अनुपात में बनाए रखते हैं, तो ये इनको कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर, पहलीकान, शुतुरमुर्ग, चमगादड़। तो आप बता दें, जो जगुआर है वो उड़ता नहीं है, वो एक चीते की प्रजाति है, और जो चमगादड़ है ये एक स्तनपायी है जो कि उड़ता भी है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। झींगा किस संघ का सदस्य है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा या क्रस्टेशिया। तो जो झींगा है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। पंचायती राज विषयक है। जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारे संविधान में, वो किस विषय का जो है, मतलब किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, विशेषाधिकार सूची का या राज्य सूची का। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो जो लोक स्वास्थ्य है ये जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत, 263 के तहत या 280 के तहत, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। दोस्तों आप बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के तहत किया गया है। तो इसका विकल्प बी इज करेक्ट। योजना आयोग। योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो जो योजना आयोग है एक जो है अधिनियम वो संसदीय कानून की तरह बना था जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए एक असंवैधानिक निकाय है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988 में, 1990 में, 1989 में, 1992 में। तो दोस्तों आप बता दें कि ये 1989 में किया गया। और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 61वें संविधान संशोधन। कौन सा? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु को घटाकर संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 21 से 18 कर दिया गया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद सदस्य 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो आप विधान परिषद यानी ये उच्च सदन है और उच्च सदन के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए और निम्न सदन के लिए 25 वर्ष। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो आप बता दें, तो पहला 28वां, दूसरा 25वां, तीसरा 27वां और चौथा 26वां। तो 36 26वां। कैसा? 26वां। विकल्प डी सही है। रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो रेड इंडियन जनजाति के बारे में पूछा गया है। पहला अफ्रीका में, दूसरा श्रीलंका में, चौथा उत्तरी अमेरिका में और चौथा टुंड्रा प्रदेश में। तो दोस्तों जो रेड इंडियन है ये मैक्सिको से लेकर के यहाँ वेनेजुएला के बीच में रहते हैं। तो इनको कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहा गया था? उत्तरी अमेरिका में रहते हैं रेड इंडियन, और उत्तरी अमेरिका में भी रहते हैं, यूएसए में भी रहते हैं रेड इंडियन। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पहला केन्या में, दूसरा न्यूजीलैंड में, तीसरा उत्तरी अमेरिका में, चौथा कनाडा और टुंड्रा में। तो जो एस्किमो जनजाति है अपने इग्लू के घरों में और रेंडियर कुत्तों के साथ रहती है और इनका जो निवास स्थान है वो कनाडा और टुंड्रा के प्रदेश है। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? मध्य एशिया में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में। तो जो किर्गिज जनजाति है वो रहती है मध्य एशिया में। कहाँ रहती है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में रहती है। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। निम्न में से राज्यपाल को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल होता है उसको शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें
प्राप्त करनी होती हैं 15%, 20%, 25%। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 10% कम होनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, दूसरी पार्टी अधिक सीटें प्राप्त करने वाली होती है उसी को जो है दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। कितनी? 10% सीटें होनी चाहिए विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाई जाती है? जाम्बेजी, नील, कांगो बेसिन, नाइजर। तो जो पिग्मीज हैं वो कांगो बेसिन नदी घाटी के आसपास पाए जाते हैं। विद्युत अपघट्ट अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ पर होती है? जो अपचयन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर, अपघट्ट पर। तो आप बता दें दोस्तों, कैथोड पर होती है। कहाँ होती है? कैथोड पर होती है। किस यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या मान कितना होता है? किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या मान कितना होता है? -1, +1, -2, +2। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या सभी। तो दोस्तों आप बता दें, ऑक्सीकरण संख्या का मान सभी होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, 0 कुछ भी हो सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसको दहन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। नीला थोथा का जलीय घोल किस गुण का होता है? नीला थोथा का जलीय घोल क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है या जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आप बता दीजिए, जो नीला होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा, योगशील अभिक्रिया द्वारा या सभी। तो जो पॉलीथीन का निर्माण होता है वो बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस में मैलिक एसिड, यहाँ पर मौलिक लिखा है लेकिन मैलिक एसिड होता है, पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, अंगूर में, सेब में। तो दोस्तों आप बता दें, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में टमाटर में क्या पाया जाता है, इमली में क्या पाया जाता है और अंगूर में क्या पाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी अन्य अगले वीडियो में हमको बताएंगे भी। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1971 में, 1952 में, 1950 में। तो दोस्तों बता दें, यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में। तो दोस्तों यहाँ ये आज के 50 वीडियो पर हमने चर्चा की है। इसके बाद भी हम जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक जितने भी संभावित प्रश्न बनने के हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी हम कंटेंट आपके लिए लाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।